औरों को भी ऊंचे उठाते हैं। व्यवहारिकता वाले व्यवहार करते करते ऊंचे उठाने की कोशिश करते हैं उन्हें, परंतु वो आदर्शों की तरह ऊपर उठने का प्रयास किया। व्यवहारिकता के लोग लाभ हानि हिसाब लगाकर चलते हैं और अपनी ही उन्नति करते हैं। आदर्शवादी उससे विलोम करते हैं, सभी को साथ में लेकर औरों को भी ऊंचे उठाते हैं। समाज में शाश्वत मूल्य केवल आदर्शवादियों के पास होते हैं। व्यवहारवादी तो समाज को नीचे ही गिराते हैं। देखिए, समाज हो या कोई भी जगह हो, व्यवहारवादी तो अपने व्यवहार से, ये अभी मैं आप लोगों को उदाहरण दिया था, मैं दिखावा कर रहा था लिखने का। व्यवहारवादी इस तरह करते, आदर्शवादी मैं लिख ही रहा था, ऐसा वह कहते हैं। तो ये गांधी जी के आदर्शों की बात हुई। तो गांधी जी के आदर्शों को ही यहां पर क्यों दिया गया, और एक पाठ झेन की देन दिया गया। यहाँ गांधी जी के आदर्शों को शुद्ध सोने से तुलना करते हुए, और शुद्ध सोने में तांबा मिलाकर गहने बनाने से उसमें कैसे चमक आती है, वहां पर उन्होंने व्यवहारिकता को मिलाकर बताया। अब हम 5 ये होने के बाद अब झेन की देन देखिए, यहां पर झेन की देन। ओके, इस पाठ के भी मैंने सिर्फ मुख्य अंश के द्वारा आपको पाठ समझा रही हूं। झेन की देन, यहाँ लेखक रविंद्र केलेकर जी ने बहुत ही बढ़िया तौर पे जापान के लोग किस गति से आगे बढ़ते हैं, जापानियों की बढ़ती मनोरुग्णता, यानी जापानियों की बढ़ती हुई मनोरुग्णता यानी मन की बीमारी के बारे में उन्होंने बताया है। जापानियों की बढ़ती मनोरुग्णता में ध्यान दो, मैं शब्द लिख रही हूं, बाद में व्याकरण पूछती हूं आप लोगों को। रुग्णता है, इसमें क्या कहा लेखक जी ने, देखेंगे हमें। लेखक ने जापान में एक मित्र से पूछ जापानियों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है। उत्तर मिला कि जापानियों को मनोरुग्णता। मित्र कहने लगे वहां के जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। जीवन की रफ्तार, रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार वहां बहुत बढ़ चुकी है। वह हर आदमी अमेरिका की होड़ कर रहा है, यानी अमेरिका के जैसा एक बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा देश आगे बढ़ रहा है, उस तरह से होड़ यानी प्रतिस्पर्धा, होड़ प्रतिस्पर्धा कहते हैं, वो करने चला है। अतः लोग चलने की जगह वहां पर भागते हैं। लोग चलते हैं, चलना अलग होता है, भागना अलग होता है। पर यहाँ लेखक हमें वहां के लोगों से, एक लेखक से पूछकर बता रहे हैं कि वहां के लोग मनोरुग्णता की बीमारी वहां पर क्यों ज्यादा होती है। वहां लोग चलते नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, वहां पर स्पर्धा में आगे भाग रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की ओर वो बढ़ रहे हैं। प्रतिस्पर्धा जब करने लगते हैं तो चलना नहीं रहता है। तो जैसे जैसे वो भी किससे कर रहे हैं, जापानी, अमेरिका से। अतः लोग चलते ही नहीं, भागते हैं, बोलने की जगह बकते हैं। बोलना यानी धीरे से बात कर कर समझाना कहते हैं, उसे बोलना कहते हैं। बकना यानी एक साथ पूरी तरह से बोलना, ना उनकी भाषा समझ में आती है, ना कौन सा शब्द उन्होंने उच्चारण किया वो समझ में नहीं आता, इसे बकना कहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूं, एक साथ शीघ्रतापूर्ण उच्चारण करना। दिमाग की रफ्तार तेज रहने लगी और स्पीड का इंजन लगने लगा। दिमाग की
तनाव इतनी बढ़ जाती है कि पूरा इंजन टूट जाता है। दिमाग बढ़ने लगता है और इतना बढ़ जाता है कि दिमाग की इंजन टूट जाती है। मनोरुग्णता, या तो दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग के वजह से हमें, आपको तो पता है, विज्ञान में पढ़े हैं, दिमाग में रफ्तार तेज हो गई तो खून का बहाव बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो वहां के लोग अपने दिमाग की हालत को किस तरह से एक 10 मिनट या 5 मिनट शांत वातावरण में कैसे रहते हैं, तो उनकी एक बहुत ही खासियत है टी सेरेमनी। मुख्य अंश अब यहाँ पर आया, आपको दिख रहा है, देखिए टी सेरेमनी। का अनुभव, टी सेरेमनी करते हैं वहां पर। किस तरह टी सेरेमनी का अनुभव होता है वहां, अब हम उसकी ओर देखेंगे। लेखक का मित्र शाम में उस टी सेरेमनी में भाग लेते हैं। जापान में चाय पीने की इस विधि को चानुचू कहते हैं। एक 6 मंजिला इमारत होती है, जैसे हम इमारत होते हैं ना, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 या 5 या 6 मंजिले की इमारत होती है। वहां पर एक पर्णकुटी बनाया जाता है। पर्णकुटी यानी लकड़ियों का छोटा सा घर, बहुत ही सुंदर। जैसे ही उस पर्णकुटी को देखते ही जापान के जो भी व्यक्ति जो तेज गति से अपने काम काज या तेज गति से अपना दिमाग चलाते हैं, उस पर्णकुटी को देखते ही उनका मन और दिमाग दोनों ही शांत लगने लगता है। तो पर्णकुटी इस तरह से सजाई हुई रहती है 6 मंजिला के इमारत के ऊपर छत पर सुंदर पर्णकुटी बनाई गई है। लेखक और उसके मित्र एक पास रखे बर्तन से पानी लेकर, हाथ मुंह धो लेकर, छोटे से अदा कर कर अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। वह स्वागत में उठा और कमर झुकाकर प्रणाम किया। कमर झुकाकर प्रणाम जापानीज करते हैं ना संबोधन में, उस तरह से उसने बैठने का निमंत्रण दिया। फिर कहा, आप यहां पर बैठिए, विराजमान हो जाइए। दिया। फिर अंगेठी सुलगाई, चायजानी उस पर रखी। अंगेठी यानी स्टोव सुलगाया और वहां पर चायदानी रखी। पास के कमरे से बर्तन लाया और उसे तौलिए से पोंछने लगा। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण थी। देखिए, पास के कमरे पे जल्दी जल्दी से, जापानीज के काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है, तो जल्दी जल्दी से उसने चायदानी को पानी से एक खंगाल कर रख दिया चाय के अंगेठी के ऊपर, और पास के कमरे से जल्दी जल्दी से सामान ले आया और उस तौलियों को ऐसे ऐसे घुमाते हुए, ऐसे घुमा घुमा के बर्तन को पोंछ के और उसके स्टाइल में ऐसे कर वैसे कर वो चायदानी को रख दिया। गरिमापूर्ण थी, मानो विजय वैजयंती की सुर गूंज रही है। वातावरण बहुत शांत था। अभी मैंने जो कर बताया ना, गरिमापूर्ण इसको कहते हैं। गरिमापूर्ण यानी कोई अंदाजा नहीं लगा क्या कर रहा है ये। अब ये तौलिया लिया, बर्तन को साफ किया, उसमें पानी डाला, उसमें चाय की पत्ती को ऊपर से डाला और उसको ऊपर से हिला रहा है और उसको इस तरह से चाय को उबलता हुआ देख रहा है। फिर बर्तन को उठाया, फिर नीचे की ओर रखा, फिर अपनी गरिमापूर्ण यहाँ से वहां ऐसे करते हुए उन्होंने चाय को बना रहा है। ये क्या चल रहा है? और वातावरण इतना शांत था कि वो जो जो क्रियाएं कर रहा था पूरी तरह से सभी को पता चल रहा था वहां पर। अब मुख्य शांति का अनुभव। चाय तैयार हुई, उसे 10-15 मिनट तक वो दिमाग को शांत करते हुए एक एक घूंट आराम से पी रहे थे लेखक और लेखक के मित्र। शांतिपूर्ण वातावरण में
अपने तनाव को दूर करने के लिए वो बहुत ही बढ़िया तौर से चाय पी रहे थे। 10-15 मिनट तक पर्णकुटी से, उस 6 मंजिला इमारत से वो बाहर नहीं निकले। वर्तमान का अनुभव। अब यहाँ कवि ने हमें वर्तमान में जीने के बारे में बताया है। देखो लेखक ने इस तरह वर्तमान का अनुभव, अनुभव होना यानी हाँ, एहसास करना। हमने तो अनुभव किया क्या कि हमने चायदानी कैसे पी, कैसे किया। अब वर्तमान का अनुभव करेंगे। यहाँ के लोग प्राय वर्तमान नहीं मिस्टर सपनों में जब से अधिक रहते हैं, वर्तमान को जीते हैं। पीते पीते वे चाय को लेखक के दिमाग में केवल वर्तमान ही रह गया। वह अनंत काल तक दिमाग विस्तृत था। इसी को जीना कहते हैं। जापानियों की यह झेन परंपरा सचमुच निराली है। जब वो चाय 10 या 15 मिनट तक चाय पीते हैं ना, तो वो वर्तमान में जीते हैं, ऐसा अनुभव करते। ये झेन की देन में चाय पीने की गति को बताकर लेखक ने सचमुच इनकी जो क्रियाएं हैं निराली है हमें बताया है। क्योंकि वहां के लोग खोते नहीं हैं, गुजरते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं। तभी भविष्य के सपनों में, क्योंकि भविष्य का सपना भी देखते रहते हैं जब वो 10 और 15 मिनट तक, जबकि दोनों मिथ्या है। मिथ्या यानी दोनों ने हमने नहीं देखा है, झूठ है दोनों भी। हम जी रहे हैं किसमें? वर्तमान में। क्यों हम देखे भविष्य की, भूत की? तो जब वो चाय पीने बैठते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं, उससे पहले वो भविष्य की चिंता मिथ्या में जी रहे होते हैं। तो कितनी अच्छी तरह लेखक ने हमें यहाँ पाठ को बहुत बढ़िया तौर से आपको बताया है। मैंने कहा था ना आपको मैं कुछ पूछूंगी, व्याकरण की दृष्टि से आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं लिखने वक्त आप ध्यान पूर्वक देखिए। कहा था ना, तो यहाँ पर देखिए, गिन्नी का सोना, यहाँ पर का कौन सा कारक चिन्ह लगा है? संबंध कारक चिन्ह। शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में अंतर। यहाँ पर 2 वाक्यों की तुलना की गई है और समुच्चय बोधक लगाया गया है। गांधी जी की व्यवहारिकता की संबंध कारक लगाया गया है। झेन की देन, यहाँ पर भी की संबंध कारक चिन्ह लगाया गया है। जापानियों की बढ़ती मनोरुग्णता, जापानियों की बढ़ती मनोरुग्णता, मनोरुग्ण यहाँ पर जो शब्द है, ये शब्द मनोरुग्ण, इसका संधि विच्छेद मनः प्लस रुग्णता, मनोरुग्णता। टी सेरेमनी का अनुभव, टी सेरेमनी चाय पीने का अनुभव, यहाँ पर भी संबंध कारक चिन्ह लगा। वर्तमान का अनुभव, वर्तमान का अनुभव का क्या है? यहाँ पर भी कौन सा संबंध कारक चिन्ह लगा है? देखिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पर व्याकरण में भूत भविष्य वर्तमान दिया गया है। सरल संयुक्त मिश्र वाक्य दिए हैं। तो यहाँ सरल वाक्य ऐसे होते हैं जो एक ही वाक्य में उद्देश्य होता है, विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो कैसे? मोहन, यहाँ पर मोहन विद्यालय जाता है। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है और विधेय विद्यालय जाता है। तो ये हुआ सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और समुच्चय बोधकों का किंतु, इसलिए अथवा योजकों से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से आश्रित नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह आई थी, वह आई तो थी किंतु उसने कुछ कहा नहीं था। देखो, किंतु यहां पर लगा। तो ये वाक्य दोनों अलग अलग है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, होते अलग अलग रहते हैं। यहाँ योजक चिन्हों का इसमें
जोड़ होता है तब ये संयुक्त वाक्य बनते हैं। मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में आश्रित नहीं होते, प्रधान होता एक वाक्य, उस वाक्य को और दूसरे वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। यहां अधिकरण योजक जुड़े होते हैं। यदि अमार तो उदाहरण कैसे यदि लगता है, या जैसे तैसे वैसे कि यहां पर लगने से। उदाहरण देखिए, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब तब यहां पर जुड़ गए तो मैं साइकिल खूब चलाता था। तो आपको उदाहरण, वाक्य, पाठ बहुत बढ़िया तौर से हम लोगों ने अच्छी तरह से जापान चले गए, गांधी जी के व्यवहारिकता को हमने जाना। इस तरह पाठ को हम बहुत बढ़िया तौर से जान लिया। बच्चों, तो आप एक बार घर जाकर ये पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद।